हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के अक्षेत्रक सामाजिक विज्ञान 10th क्लास का। ये हमारा लेसन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये और आसान पार्ट है। इस पार्ट में से जो जो प्रश्न हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने इस वीडियो के अंदर सोल्व किया है। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के अक्षेत्रक सामाजिक विज्ञान 10th क्लास। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, किसी भी अर्थव्यवस्था को किन किन क्षेत्रक या सेक्टर में बांटा जाता है। किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसको कितने क्षेत्रों में बांटा जाता है, ये हमारा प्रश्न है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था को हम 3 सेक्टर में बांटते हैं। जैसे नंबर 1 प्राथमिक सेक्टर, इसको प्राथमिक क्रियाएं भी आपने कभी सुना होगा, प्राथमिक सेक्टर। नंबर 2 द्वितीयक सेक्टर। नंबर 3 तृतीयक सेक्टर। ये बिल्कुल आसान ही प्रश्न है। भाई अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न शुरू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न ये है, प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। भी प्राथमिक या जो प्राइमरी सेक्टर है, इसमें होने वाली आर्थिक क्रियाएं मुख्य रूप से प्रकृति से जुड़ी होती हैं। यानी कि प्राथमिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो प्रकृति से जुड़ी होती हैं। तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे कृषि, मैंने यहाँ पर जो पिक्चर है वो भी ऐड की है। तो नंबर इसके बाद हम कह सकते हैं आखेट, शिकार करना। उसके बाद खनन, खनिजों को धरती से बाहर निकालना। यानी कि ऐसी क्रियाएं जो सीधी प्रकृति से जुड़ी होती हैं उनको बोलते हैं हम प्राथमिक क्रियाएं। प्राइमरी सेक्टर में होने वाली आर्थिक क्रियाओं में मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कृषि, खनन, आखेट इत्यादि। तो आइए दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। इसके बाद सेकेंडरी सेक्टर से आप क्या समझते हैं, द्वितीय क्रियाएं किसे कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के द्वारा अन्य रूपों में बदला जाता है। जैसे उदाहरण के लिए लौह इस्पात उद्योग, ऑटोमोबाइल इत्यादि। देखिए द्वितीय क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनमें प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं का रूप बदलकर उन्हें मूल्यवान वस्तु बनाया जाता है। देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो विनिर्माण उद्योग हैं, जो कारखाने हैं, उनके अंदर जैसे जो कृषि यंत्र वगैरह बनते हैं जिस भी कारखाने में, सभी प्रकार के। तो यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूँगा। जैसे गन्ना, गन्ना क्या है, प्रकृति से प्राप्त एक फसल है। और इस गन्ने से चीनी जो बनाई जाती है, जिस मिल के अंदर ये चीनी बनती है, तो उसको हम बोलेंगे द्वितीय क्रियाएं, सेकेंडरी सेक्टर। तो प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं का जब रूप बदलकर उन्हें मूल्यवान वस्तु बना दिया जाता है तो ये द्वितीय क्रियाएं होती हैं। और ये कहाँ पर होता है, जैसे जो विनिर्माण उद्योग है उनके अंदर होता है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, इसके अंदर जो लोहा खनिज होता है प्राप्त किया जाता है प्रकृति से, उसको रूप बदलकर जैसे इसे परिवहन के साधन बनाए जाते हैं, अन्य कृषि यंत्र बनाए जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये द्वितीय क्रियाएं हैं, सेकेंडरी सेक्टर है। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, टर्सरी सेक्टर से आप क्या समझते हैं, तृतीयक क्रियाएं किसे कहते हैं। टर्सरी सेक्टर में होने वाली आर्थिक क्रियाओं के द्वारा अमूर्त वस्तुएं प्रदान की जाती हैं। उदाहरण यातायात, वित्तीय सेवाएं, प्रबंधन, सलाह, सूचना प्रौद्योगिकी इत्यादि। तो देखिए तृतीय क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं इनमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता बल्कि वस्तुओं के उत्पादन में सहायता पहुंचाई जाती है। तो हम क्या लिखेंगे, तृतीयक सेक्टर या टर्सरी सेक्टर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता बल्कि वस्तुओं के उत्पादन में सहायता पहुँचाई जाती है। जैसे गन्ने से चीनी बनाई जाती है, तो इसमें क्या होता है, गन्ने को मिल तक परिवहन के साधनों द्वारा पहुँचाया जाता है। तो परिवहन के साधनों में क्या की, गन्ने से चीनी बनाने में सहायता की है। तो ये केवल वस्तुओं के उत्पादन में सहायता करते हैं, उसको हम बोलते हैं टर्सरी सेक्टर या तृतीयक क्रियाएं। जैसे एग्जाम्पल हम देना चाहें इसका, परिवहन और प्रौद्योगिकी। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। यह है विभिन्न सेक्टर की पारस्परिक निर्भरता को समझाइए। अब हमने पढ़ लिया है पहले प्राथमिक सेक्टर किसे कहते हैं, द्वितीयक सेक्टर किसे कहते हैं, तृतीयक सेक्टर किसे कहते हैं। भाई ये सभी सेक्टर आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, इस बात को समझाइए। आप प्रश्न समझ गए होंगे। भाई जो द्वितीयक, तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, कैसे, ये हमें समझाना है। देखिए कोई भी सेक्टर एक दूसरे के बिना नहीं काम नहीं कर सकता, यानी तीनों सेक्टर एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। भाई तीनों ही सेक्टर एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। इसे समझने के लिए कपड़ा उद्योग का उदाहरण लेते हैं। भाई कपड़ा उद्योग से
उदाहरण के द्वारा आपको ये बात समझ में आएगी। सूती कपड़े के लिए कच्चा माल कपास होता है, जो कृषि यानी प्राथमिक सेक्टर से आता है। समझने वाली बात है, जब सूती कपड़ा जिस चीज़ से बनाया जाता है वो किससे, कपास से बनाया जाता है। और कपास कहाँ पैदा होती है, प्राथमिक सेक्टर में। तो बड़े पैमाने पर कपड़े बनाने के लिए टेक्सटाइल मिल की ज़रूरत होती है, और बड़े पैमाने पर कपड़ा उत्पादन करने के लिए बड़ी बड़ी मिलों की ज़रूरत होती है। तो ये मिलें किस में आती हैं, ये द्वितीयक सेक्टर में आती हैं। तो और इन मिलों के लिए मशीनें भी बनानी पड़ती हैं, ये सब किस में आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। कच्चा माल और तैयार माल को लाने और ले जाने के लिए ट्रकों और मालगाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है। इन सब का लेखा जोखा रखने के लिए अकाउंटेंट और मैनेजमेंट के लोगों की ज़रूरत भी पड़ती है। ये सभी टर्शरी सेक्टर में आते हैं। आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा भाई, जो तीनों सेक्टर हैं आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे अगर हम कपड़ा उद्योग का उदाहरण लें तो कपड़ा बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, कपास की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो कपास है ये कहाँ उत्पन्न होती है, कृषि। और ये कृषि किस में आता है, प्राथमिक सेक्टर में। और जो कपास से कपड़ा बनाया जाता है वो कहाँ बनाया जाता है, बड़ी बड़ी जो मिलें होती हैं, टेक्सटाइल मिल होती हैं, उन मिलों के अंदर ये कपड़ा बनाया जाता है। तो ये मिलें आती हैं द्वितीयक सेक्टर में। अब तृतीयक सेक्टर कैसे काम करता है भाई, कपास को कारखानों तक और कपड़े को बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन के साधनों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तीनों सेक्टर एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। जो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है वो है संगठित सेक्टर से आप क्या समझते हैं। देखिए, दो तरह के क्षेत्र होते हैं, संगठित और असंगठित। संगठित सेक्टर में सारी गतिविधियां एक सिस्टम से होती हैं, एक सिस्टम होता है, उसमें यहाँ कानून का पालन होता है। संगठित सेक्टर में श्रमिकों के अधिकारों को महत्व दिया जाता है। यानी कि जो सार्वजनिक सेक्टर है, जो सार्वजनिक क्षेत्र, उसमें काम करने वाले जो श्रमिक हैं वो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है, संगठित क्षेत्र में सारी गतिविधियाँ एक सिस्टम से होती हैं, एक कानून के तहत होती हैं, कानून का पालन किया जाता है। यहाँ पर जो कर्मचारी होते हैं उनको नियमित वेतन मिलता है, कर्मचारी के अधिकारों को महत्व दिया जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं कहना चाहूँ आपको, पुलिस, सरकारी शिक्षक, तो ये किस में आते हैं, संगठित क्षेत्र में। आगे पढ़ते हैं हम, असंगठित क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। असंगठित क्षेत्र में कोई भी जो काम है वो सिस्टम से नहीं होता, और यहाँ पर कानून की अवहेलना की जाती है, नियमों का पालन नहीं किया जाता। इस क्षेत्र में जो काम करते हैं श्रमिक, उनको नियमित वेतन भी नहीं मिलता। तो इसमें क्या क्या होते हैं, जैसे छोटे दुकानदार हैं, छोटे कारखाने वाले अक्सर इस श्रेणी में आते हैं। ऐसी संस्थानों में जो काम करने वाले श्रमिक हैं उनको मूलभूत अधिकार भी नहीं मिलते। तो इसमें क्या आ सकता है, जैसे देखिए जो रिक्शा चालक है वो रिक्शा चालक किस में आएगा, असंगठित क्षेत्र में। क्यों, क्योंकि इसको नियमित वेतन नहीं मिलता, इसके अधिकारों का महत्व भी नहीं होता, यहाँ पर किसी प्रकार के कोई कानून का काम नहीं होता, और ना ही यहाँ पर काम सिस्टम से होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहेगा वो है पब्लिक सेक्टर क्या मतलब है। जो सार्वजनिक क्षेत्र है, सरकारी जो क्षेत्र है, उसका क्या मतलब है। जो कंपनियां सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चलाई जाती हैं, भाई जिन कंपनियों पर सरकार का अधिकार होता है, सरकार का स्वामित्व होता है, वो क्या होती हैं, पब्लिक सेक्टर वाली कंपनियां होती हैं। तो जो कंपनियां सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चलाई जाती हैं वे सार्वजनिक सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में आती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखना चाहें, जैसे भारत पेट्रोलियम है, तो इंडियन ऑयल है, भारत संचार निगम लिमिटेड है, ये क्या है, ये पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, ये सब सरकार के अधीन है। तो आगे चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है प्राइवेट सेक्टर का क्या मतलब। प्राइवेट जो कंपनियां हैं उनसे हमारा क्या अभिप्राय है, प्राइवेट सेक्टर से क्या अभिप्राय है। जिन कंपनियों को निजी लोगों द्वारा चलाया जाता है वो प्राइवेट सेक्टर में आती हैं। तो जो कंपनियां निजी लोगों द्वारा चलाई जाती हैं, जिन कंपनियों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, वो प्राइवेट सेक्टर में आती हैं। उदाहरण के लिए जैसे आप देखें, टाटा है, इन्फोसिस है, गोदरेज है, मारुति है, रिलायंस है, ये सारी क्या है, प्राइवेट कंपनियां हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, तृतीयक जो सेक्टर है और अन्य सेक्टर में क्या अंतर है। यानी कि तृतीयक सेक्टर और प्राथमिक और द्वितीयक सेक्टर में क्या अंतर है। तो देखिए, तृतीयक सेक्टर और प्राथमिक द्वितीयक हम पढ़ चुके हैं, तो आसानी से आप इस प्रश्न को यहाँ पर कर सकते हैं। पहले मैंने लिखा है तृतीयक सेक्टर, इसके अंदर नीचे देखिए क्या लिखा है, किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं होता, किसी भी भौतिक वस्तु का निर्माण नहीं होता। तृतीयक सेक्टर में वस्तु का निर्माण नहीं होता, बल्कि वस्तु के निर्माण में सहायता पहुँचाई जाती है। आगे लिखा है अन्य सेक्टर, यहाँ पर वस्तु का निर्माण होता है। तृतीयक सेक्टर में 2 नंबर पे है, मशीनों की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसके अंदर मशीनों की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। इस सेक्टर में श्रमिकों के मानसिक क्षमता की अधिक ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें जो
कार्य है वो दिमाग से किया जाता है, मानसिक अक्षमता की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जबकि अन्य सेक्टर में शारीरिक परिश्रम की अधिक ज़रूरत पड़ती है। उदाहरण देखना चाहें आप, जैसे शिक्षक है, शिक्षक को ज़्यादा शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता, बल्कि उसको मानसिक श्रम ज़्यादा करना पड़ता है, मानसिक अक्षमता ज़्यादा प्रयोग करनी पड़ती है। और दूसरी साइड में अन्य सेक्टर में आप देखेंगे जैसे मिस्त्री है, बढ़ई है, राजमिस्त्री है इत्यादि, ये अन्य सेक्टर में आते हैं। तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। तृतीयक सेक्टर में वस्तुओं का निर्माण नहीं होता, अन्य सेक्टर में वस्तुओं का निर्माण होता है। इसमें मशीनों की ज़रूरत नहीं पड़ती, अन्य सेक्टर में मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। इसमें मानसिक क्षमता की ज़रूरत पड़ती है, इसमें शारीरिक परिश्रम की ज़रूरत पड़ती है। उदाहरण के लिए आप देखना चाहें जैसे शिक्षक, और दूसरी साइड में आप उदाहरण देना चाहें जैसे मिस्त्री और बढ़ई। हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोनों प्रश्न हम पहले पढ़ चुके हैं, ये भी संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं, असंगठित क्षेत्र किसे कहते हैं। तो यहाँ पर अंतर स्पष्ट करेंगे तो हमारा ये प्रश्न बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। संगठित क्षेत्र, इस सेक्टर में काम एक सिस्टम से होता है, नियमों की सीमा के अंदर होता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में कोई सिस्टम नहीं होता, इसमें नियमों की अवहेलना की जाती है, नियमों का पालन नहीं किया जाता। नंबर 2, इस सेक्टर में दिया जाने वाला परिश्रमिक सरकार के नियमों के अनुसार होता है। इस सेक्टर में जो कर्मचारी काम करते हैं उनको जो वेतन मिलता है वो सरकार के नियमों के अनुसार होता है। इस सेक्टर में दिया जाने वाला परिश्रमिक सरकार द्वारा तय परिश्रमिक से कम होता है। इसमें जो वेतन मिलता है, जो मजदूरी मिलती है श्रमिकों को, वो सरकार द्वारा तय मजदूरी से कम मिलती है। श्रमिकों को नियम के हिसाब से सामाजिक सुरक्षा मिलती है। यहाँ पर श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान होती है, इसमें सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है। नौकरी सामान्यतः है सुरक्षित होती है और इसमें नौकरी सुरक्षित नहीं होती। तो संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र बिल्कुल आसान है, इसमें काम सिस्टम से होता है, इसमें काम सिस्टम से नहीं होता है। इसमें नियमों का पालन किया जाता है, इसमें नियमों का पालन नहीं किया जाता। इसमें वेतन सरकार के नियमों के अनुसार दिया जाता है, इसमें सरकार के नियमों के अनुसार वेतन नहीं दिया जाता। इसमें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है श्रमिकों को, और असंगठित क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती। इसमें नौकरी सामान्यतः सुरक्षित होती, इसमें नौकरी सुरक्षित नहीं होती। तो आइए नेक्स्ट हमारा प्रश्न शुरू करते हैं। और जो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है वो है नरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। भी जो नरेगा है, जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, तो इससे आपका क्या अभिप्राय है, इसके उद्देश्य क्या है। तो देखिए, काम के अधिकार के लक्ष्यों को पूरा करने के उद्देश्य से नरेगा 2005 को लागू किया गया था। जो नरेगा, इसको कब लागू किया गया, 2005 में। से आप याद रखेंगे, ये 1 नंबर के अंदर बार बार पूछा जाता है भाई जो नरेगा इसको कब लागू किया गया। इस प्रोग्राम के तहत ग्रामीण क्षेत्र के हर परिवार के एक व्यक्ति को साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र का परिवार होता है उस परिवार के किसी एक सदस्य को एक साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। इस कार्यक्रम का एक और उद्देश्य है गांव से महानगरों की ओर होने वाले भारी पलायन को रोकना। भाई इसके द्वारा जो गांव से लोग मजदूरी करने के लिए शहरों में जाते हैं उन मजदूरों को रोकना भी इसका एक उद्देश्य है, ताकि उनको गांव के अंदर ही रोजगार मिले। ये नरेगा मैंने तस्वीर भी साथ में अटैच की है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहेगा, व्याख्या कीजिए कि किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है। भाई किसी भी देश का जो आर्थिक विकास होता है उसमें सरकारी क्षेत्र का क्या योगदान होता है, सरकारी कंपनियों का क्या योगदान होता है, ये हमारा प्रश्न है। किसी भी देश के आर्थिक विकास में पब्लिक सेक्टर का अहम योगदान होता है। जब भारत एक गरीब देश हुआ करता था तो यहाँ की अर्थव्यवस्था को शुरुआती गति प्रदान करने में पब्लिक सेक्टर ने अहम भूमिका निभाई थी। जब भारत आज़ाद हुआ तो बहुत गरीब देश था, तो इस देश की आर्थिक उन्नति को बढ़ाने में यहाँ का जो सार्वजनिक क्षेत्र था, सरकारी क्षेत्र था, उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पब्लिक सेक्टर ने आधारभूत उद्योग वो उद्योग होते हैं जो दूसरे उद्योगों के लिए मशीनें वगैरह बनाते हैं, जो दूसरे उद्योगों को आधार प्रदान करते हैं, और आधारभूत संरचना तैयार की जिसके कारण प्राइवेट सेक्टर फल फूल सका। इस तरह से भारत के आर्थिक विकास में पब्लिक सेक्टर ने एक उत्प्रेरक का काम किया है, भाई गति को बढ़ाने का काम किया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा, प्रश्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। प्रश्न मतलब छुपी हुई बेरोजगारी। जब एक श्रमिक काम तो कर रहा होता है लेकिन उसकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता तो ऐसी स्थिति को प्रश्न बेरोजगारी कहते हैं। इसको हम उदाहरण के द्वारा भी समझेंगे आगे। ऐसी स्थिति में एक श्रमिक किसी काम में इसलिए लगा रहता है क्योंकि उसके पास उससे बेहतर कोई विकल्प नहीं होता। भाई इसमें श्रमिक काम तो कर रहा होता है लेकिन उसकी क्षमता का प्रयोग नहीं हो पाता, तो ऐसी स्थिति को हम बेरोजगारी
कहते हैं। अब हम इसको उदाहरण के द्वारा देखेंगे। मान लीजिए कि किसान के पास 10 बीघा ज़मीन है और उस किसान के 4 बेटे हैं। इतनी ज़मीन से केवल एक ही बेटे के परिवार का भरण पोषण हो सकता है। बाकी 3 बेटे भी उसी खेत पर इसलिए काम करते हैं क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं होता। देखिए, अगर एक किसान के पास यहाँ पर लिखा है 10 बीघा ज़मीन है, तो इतनी ज़मीन से केवल एक ही बेटे का पालन पोषण हो सकता है, लेकिन उसके 4 बेटे हैं और चारों ही बेटे उस ज़मीन के ऊपर काम कर रहे हैं। क्यों? 3 क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास अन्य कोई काम नहीं है। तो इसलिए ये क्या है? छिपी हुई बेरोजगारी है। वैसे दिखाई दे रहा है कि काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो काम उनकी क्षमता के अनुरूप नहीं है, उसमें उनकी क्षमता का प्रयोग नहीं हो रहा है। अब हम इस छुपी हुई बेरोजगारी के उदाहरण को आप अक्सर गाँव में देख सकते हैं और गाँव में अक्सर ऐसा होता है। अब हम शहर का भी उदाहरण लेंगे, क्योंकि इसने प्रश्न में पूछा, अभी शहरी उदाहरण भी दीजिए। मान लीजिए कि एक बनिए की किसी शहर में किराने की दुकान है। उस दुकान से इतनी आमदनी हो जाती है कि बनिए के एक बेटे के परिवार का भरण पोषण हो सकता है, लेकिन बनिए के बाकी 3 बेटे भी उसी दुकान पर काम करते हैं क्योंकि उनके पास भी कोई अन्य काम नहीं है। ये हमने शहर से एग्जाम्पल उठाया। अभी शहर के अंदर आप जाकर देखेंगे, कोई बनिया है, उसकी एक ही दुकान है, उसी दुकान पर चारों बेटे काम करते हैं, जबकि उसी दुकान पर उसका एक बेटा भी काम कर सकता है। 3 वहाँ पर काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको अन्य कोई काम नहीं मिलता। तो इसलिए क्या, ये छुपी हुई बेरोजगारी है। इसमें आपको व्यक्ति काम करता हुआ तो दिखाई देता है, लेकिन वो काम उसकी क्षमता के अनुरूप नहीं होता, उसकी क्षमता का उपयोग नहीं होता उसमें। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहेगा, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। भाई, एक तो सीधी बेरोजगारी होती है और एक प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, उसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसे कह, खुली बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति वर्तमान मजदूरी पर काम तो करना चाहता है परंतु उसे काम नहीं मिलता। भाई, बेरोजगारी क्या है? एक व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता, तो ये क्या है? खुली बेरोजगारी है। लेकिन प्रच्छन्न बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति थी जिसमें जितने व्यक्ति चाहिए उससे अधिक व्यक्ति काम पर लगे हुए हैं। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? एक ऐसी स्थिति है जिसमें जितने व्यक्तियों की ज़रूरत होती है उससे अधिक व्यक्ति काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताया, किसी खेत में एक ही बेटा काम कर सकता है लेकिन उसके किसान के चारों बेटे उसी खेत में काम करते हैं, तो यहाँ पर क्या है? ये प्रच्छन्न बेरोजगारी है। दूसरा अंतर हो जाएगा, खुली बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है जबकि प्रच्छन्न बेरोजगारी ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।